देखिए, कचहरी जाने का एक ड्रॉबैक है। कचहरी जाने पर आपको यह लगना शुरू हो जाता है कि शायद आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस इसी से कंपटीशन निकल जाएगा, जबकि 21 एक्ट ये जे की परीक्षा में पूछे जाएंगे, मेंस में एक आध ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उंगलियों पर नहीं गिने हैं हमने, लेकिन एक आध कम नहीं होगा। और जो प्री ये देंगे आप, तो उसी में कम से कम 10 से 15 एक्ट ये तैयार करने पड़ेंगे। तो अगर आप कचहरी जाकर आईपीसी जान भी गए, इन शब्दों का प्रयोग किया है हमने, क्योंकि इनफैक्ट आपको आईपीसी भी वो नहीं जो है, बल्कि वो पता होती है जो आपके मन में है। ठीक है, आईपीसी के सेक्शन जो कह रहे हैं वो तो है ही नहीं, आपकी जानकारी में वो आईपीसी है जो आपकी अपनी है, जिसका वास्तविक आईपीसी से कोई संबंध है ही नहीं। आपसे पूछा जाए लूट कब होती है, आप बताते हैं जब दो व्यक्तियों में खींचातानी हो। आप ये बताते हैं जब उसके बाद चाकू हो, तमंचा हो, जबकि इन बातों का लूट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, लूट तब होती है जबकि या तो उद्दापन हो या चोरी हो। ठीक है, और यहां तक कि उसने यह कहा है कि जब तुरंत मृत्यु इसकी धमकी दी जाए, यह तत्काल सदोष अवरोध इसकी धमकी दी जाए, तत्काल मृत्यु, तत्काल सदोष अवरोध, यह तत्काल घोर उपाधि, इसे कारित करने की धमकी दी जाए और व्यक्ति उस व्यक्ति के इतना नजदीक हो, यानी जो धमकी दे रहा है वो उस व्यक्ति के जिसे धमकी दी जा रही उसके इतने नजदीक हो कि जो धमकी से धमकाया जा रहा है उसके मन में यह विश्वास कारित हो सके कि अगर इस व्यक्ति द्वारा दी जा रही धमकी के अनुसार हमने काम नहीं किया तो परिणाम तत्काल मृत्यु, तत्काल सदोष अवरोध या तत्काल घोर उपहत्य के रूप में, घोर उपहत्य शायद नहीं है, उपहत्य संभवतः ये हो, बहुत दिनों से रिवाइज हमने भी नहीं किया, इसके रूप में अभी आएगा। तत्काल शब्द क्या है? तत्काल। ठीक है, धमकी दे रहा है, वो तो छुआ भी नहीं सामने वाले को, सिर्फ धमकी दे रहा है। और आप क्या बता रहे हैं कि खींचातानी जब दो लोगों में हो तब लूट होती है। वो तो कुछ नहीं किया, आप अपनी इच्छा से उसे संपत्ति का परिदान ये कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ये तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड हम इस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। उसने तत्काल मृत्यु की धमकी दी है, इस कारण आपने वस्तु का परिधान उसे कर दिया। इस प्रक्रिया को, इस संव्यवहार को उद्दापन द्वारा लूट ये कहा जाएगा। और ऐसे ही चोरी द्वारा लूट होती है। ठीक है, तो आपकी धारणाएं हैं आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, और कचहरी जाकर अगर आप सिविल साइड किसी के पास बैठ गए तो सीपीसी के 10-20 सेक्शन
और 2-4 ऑर्डर, ये आप सीख जाते हैं। और वो भी वो नहीं जो लिखा है, वो भी वो जो आपकी अपनी व्याख्या है, जिसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो आप सीख जाते हैं। और उसके बाद आपकी मान्यता यह होती है कि इससे कंपटीशन निकल जाएगा, जबकि नहीं निकलेगा। क्योंकि कंपटीशन में आपसे एक एक चीज पूछी जाएगी और खूब गहराई के साथ पूछी जाएगी। और आपको मेरी बात माननी है तो मान लीजिएगा, नहीं माननी तो कोई दिक्कत नहीं, वक्त मनवा देगा। लेकिन तब तक वक्त आपका निकल चुका होगा, यह तय है। तो हमारा तो कुछ बिगड़ना नहीं, मेरा तो जो होना था हो ही गया। जहां तक हमें प्रगति करनी थी, जहां तक हमें उन्नति करनी थी, वहां तक हम प्रगति भी कर लिए, उन्नति भी कर लिए। अब जीवन में इससे किसी अग्रिम बिंदु पर हमें जाना भी नहीं है। ये यूं कहें, जाना भी हो तो पहुंचने वाले नहीं है। ठीक है, ये बात सत्य के ज्यादा नजदीक है। लेकिन अगर आप वास्तविकता को समझेंगे तो निश्चित तौर पर अभी समय है, आप अपने को बदल सकते हैं। कानून की दुनिया में निराशा, इसकी कोई जरूरत नहीं। लोग हमें गालियां देंगे, ये बिल्कुल फिट, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि लॉ कॉलेजेस में 5 साल LLB करने के बाद आपके नंबर 70% आए या 80%, इससे मतलब नहीं। जरा अपने दिलों पर हाथ रख लीजिएगा और पूछ लीजिएगा खुद से कि कानून कितना आता है, और उसके बाद कोई एक जगह का प्री दे लीजिएगा ये जानने के लिए कि क्या सफिशिएंट तैयारी मेरी है। लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि प्री के बाद मेंस भी देना होता है, और सिलेक्शन प्री, मेंस और इंटरव्यू इससे होता है, और अंत में मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं, प्री से कोई ताल्लुक होता नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो ठीक है। 5 साल 3 साल जो कुछ आपने LLB में किया, उसमें कुछ भी एक्सेप्शनल, जब ये कहा जाता कि किसी को कुछ नहीं आता तो उसका मतलब किसी को कुछ नहीं आता, ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता कि एक्सेप्शनली किसी को आता हो तो आता हो। इन जनरल जब आप LLB करके आते तो आपकी मान्यता अपने बारे में क्या होती है, इससे मतलब नहीं। लेकिन जो वास्तविकता होती है वो ये कि बड़ा मामला खराब होता है आपकी खुद के बारे में मान्यता कोई हो कि हम 80% से पास हैं और हम 70% से पास हैं, तो आपकी खुद के बारे में क्या मान्यता है, इससे मतलब नहीं। लेकिन जो एक्चुअल स्थिति होती है वो आपको खुद भी अंदाज आ जाती है। जब आप 1-2 एग्जाम फेस करते हैं वो आपको खुद भी ध्यान में आ जाती है। फिर आप निराश होते हैं और फिर आपको डिप्रेशन पकड़ता है, जबकि कोई कारण नहीं। अगर उस दिन से भी आप संकल्प ले लेंगे, लेकिन लेना संकल्प पड़ेगा। और संकल्प का मतलब संकल्प होता है। अगर उस दिन भी आप संकल्प ले लेंगे तो 45 साल की उम्र तक ये जेएस के एग्जाम होते हैं। ठीक है, अधिकतम 25-26 इस उम्र तक आपको ये पता लग जाएगा कि कानून की दुनिया में अभी हमने कुछ नहीं जाना। अधिकतम भाई LLB के बाद आप ज्यादा 1-2 एग्जाम फेस करेंगे, आपको जानकारी में आ जाएगा। उसके बाद 45 तक आपके पास समय है। कितने? लगभग 20 साल, 20 बरस।
इतना समय तो किसी फील्ड के लोगों के पास नहीं है, किसी फील्ड के लोगों के पास नहीं है। लेकिन वही बात कि जिस दिन जाग जाएं उस दिन सवेरा मान लें, फिर उस दिन कोताही न करें। लेकिन दिक्कत आपके साथ यह है कि उस दिन भी कोताही, उस दिन भी कभी तो आप बेर याद कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं इनफैक्ट, फिर दिक्कत है, फिर तो दिक्कत है। आप अगर एक बार भी मन से प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली 20 बरस हैं आपके पास, 20 बरस। और लाका सिलेबस 2 से 3 साल का तो वाकई है। अगर कोई आपसे कहता है कि हम 6 महीने और साल भर में क्रश कोर्स और फलाना कोर्स और ढिमाका कोर्स करा के आपको हम योग्य बना देंगे, तो वो सिर्फ झूठ बोलता है, सिर्फ झूठ बोलता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। वो 100% झूठ बोल रहा है, झूठ के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहा। और उनसे एक बार ये जरूर पूछ लीजिए कि आपने हमसे पहले जिन लोगों को 6 महीने और साल भर में कानून का विद्वान बनाया हो, वो लोग हमें दिखा दीजिए, उन्हें मिलवा दीजिए हमसे, और उन्होंने कितने कंपटीशन क्वालिफाई कर लिए वो रिकॉर्ड हमें दिखा दीजिए। तो आप आश्चर्य में पड़ेंगे कि एक ही बच्चे की फोटो सभी कोचिंग संस्थान में आपको मिलेगी और सब बताएंगे मेरे यहां ही पढ़ा था, क्योंकि सब क्या पढ़ा था। और जब उस बच्चे से आप मिलेंगे तो वो बताएगा कि हमने सेल्फ स्टडी की थी या कुछ और किया था, जब हम सेलेक्ट हो गए तो इन्होंने हमसे संपर्क किया और ये कहा कि अपना फोटो दे दो, हम अपने यहाँ लगाएंगे। ये आपको इनकी वास्तविकताएं मिलेंगी। खैर, हमें उस सबसे लेना देना नहीं, हमें क्या मतलब। लेकिन आप निश्चित माने कि अगर आपने आज से भी संकल्प ले लिया तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर आप ये मानते रहे कि कचहरी में जाकर के आप कुछ सीख लेंगे, तो कचहरी में जाकर सीखते नहीं है। कचहरी वो स्थान है जहां कानून इन एप्लीकेशन है, ठीक है, वो कानून की प्रयोगशाला है। तो प्रयोगशाला में सिद्धांत सीखे नहीं जाते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में सिद्धांतों को अप्लाई करके रिजल्ट हासिल किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है कि पहली बार जिसने सीखा उसने प्रयोग से ही सीखा। भाई अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज होती हैं, ये रदरफोर्ड ने तो प्रैक्टिकल से जाना था। रदरफोर्ड ने जाना हो, मैडम क्यूरी ने जाना हो, जिसने भी जाना हो, उसने जाना तो प्रैक्टिकल से था। लेकिन वो रदरफोर्ड मैडम क्यूरी ही थे, ठीक है ना। तो ये सही है कि पहली बार प्रैक्टिकल से जाना जाता है, लेकिन उसके बाद जो जाना गया है, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल करके जाना गया सत्य है, इसका विश्वास यह किया जाता है। तो कचहरी वो स्थान है जहां कानून इन प्रैक्टिस होता है, इन एप्लीकेशन होता है। वहां कानून की पढ़ाई नहीं होती। और आपकी मान्यता यह होती है कि कचहरी जाकर आप कानून सीखेंगे, क्योंकि वहां कानून का एप्लीकेशन होगा। वहां कानून सीखा जाता ही नहीं है। कानून सीखने के लिए कॉलेजेस हैं, कानून सीखने के लिए क्लास है, कानून सिखाने के लिए टीचर हैं, ठीक है। और टीचर को सिखाने की कला पता होती है, किसी वकील को नहीं पता होती। और हम वकील हैं इसलिए मैं मालूम है
ठीक है, हम टीचर बाद में हैं, वकील पहले हैं। तो इसलिए मैं मालूम किसी वकील को ये कला नहीं आती है, उसके लिए टीचरों के पास जाना पड़ेगा, वहां तो इन एप्लीकेशन है कानून। तो अगर ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी हम लोग अब सीआरपीसी के अंतिम चरण में हैं, ठीक है, और अंतिम चरण में हमने आपसे कहा था कि संपत्ति का व्ययन जो जमानत के बाद जो अगला चैप्टर है उसमें शामिल है, वो हमने आज तक नहीं पढ़ाया। इस बार बता देंगे, लेकिन जब बिल्कुल अंत पे पहुंच जाएंगे तब ये बता देंगे जो संपत्ति का व्ययन है। संपत्ति का व्ययन यानी आपकी जो प्रॉपर्टी दंड न्यायालय की अभिरक्षा में पहुंच गई, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी किसकी अभिरक्षा में रहेगी? जब तक वाद उससे उस संपत्ति से संबंधित मुकदमा ये चलता रहेगा तब तक किसकी अभिरक्षा में रहनी चाहिए? क्या वो संपत्ति उस संपत्ति के स्वामी को वापस मिल सकती है? और जब मुकदमा खत्म हो जाएगा तो उस संपत्ति जो कि वाद की लंबितावस्था में न्यायालय की अभिरक्षा में थी, वो संपत्ति के स्वामी को वापस की जाएगी या उसका क्या होगा? इस सब से संबंधित वो चैप्टर है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल जो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट चैप्टर होगा उस पर बात करना। कहता अनियमित कार्यवाहियां, जो इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स। अब इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स दो प्रकार की है। एक इर्रेगुलर जो प्रोसीडिंग है उसका नेचर ये है कि वो अंतर्वर्ती प्रकार की है। हमने ये नहीं कहा अंतर्वर्ती है, हमने कहा अंतर्वर्ती प्रकार की है। और ये शब्द हम लोगों ने सुना था जब क्रिमिनल रिवीजन की बात हो रही, और क्रिमिनल रिवीजन के संदर्भ में कहा गया था कि जो अंतर्वर्ती आदेश होते हैं उनका रिवीजन नहीं होता, और अंतर्वर्ती को छोड़ने के बाद चाहे मध्यवर्ती आदेश हो और चाहे अंतिम आदेश हो, दोनों का रिवीजन होगा। और आदेश मुख्यतः तीन प्रकार के ही होते हैं। अंतर्वर्ती आदेश के बारे में आपसे कहा गया कि ये आदेशों का वो प्रकार है जिनसे पक्षकारों के अधिकार अंतिम रूप से प्रभावित नहीं होते, यानी पक्षकारों के अधिकारों पर इनका कोई असर अंतिम रूप से नहीं पड़ता। आपके खिलाफ एफआईआर लिख गई तो क्या फर्क पड़ा? अन्वेषण होगा कि आपके विरुद्ध जो प्रथम सूचना दर्ज कराई गई उसके समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध है या नहीं। इससे आपके अधिकार कहां प्रभावित हुए और आप ऐसा क्यों मानते हैं, या आपके इस विश्वास का आधार क्या है कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट करेगी तो आपके विरुद्ध आरोप पत्र ही प्रेषित कर देगी? आपके इस विश्वास का क्या आधार है? पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी उससे कोई लड़ाई नहीं है, तो फिर पुलिस सही बात न लिखकर या न बताकर
आपको फर्जी और षड्यंत्र पूर्वक फंसाएगी, ऐसा आखिर क्यों होगा? और अगर एफआईआर में वर्णित घटना हुई ही नहीं तब तो बात अलग है। और अगर एफआईआर में वर्णित घटना हुई है तो अगर आपको फर्जी फंसाएगी, इसका अर्थ यह भी निकल रहा है कि वो असली को बचाएगी। ठीक है ना? जब आपको फर्जी फंसा रही है तो इसका अर्थ यह भी है कि वो असली को बचा रही है। और जब असली से उसकी कोई दोस्ती नहीं, जब असली से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं और आपसे भी कोई दुश्मनी यह है नहीं, तो आखिर इस बात का अंदेशा यह आपको क्यों है कि पुलिस आपको फंसाएगी और वो जो उसका रिश्तेदार नहीं है उसे असल दोषी होते हुए भी बचाएगी? ऐसा क्यों होगा? ठीक है। और जब इस बात के समर्थन में कोई युक्तिसंगत बात है ही नहीं तो माना यह जाना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो जब ऐसा नहीं होगा तो एफआईआर के लिख जाने से आपके अधिकारों पर अंतिम रूप से क्या प्रभाव पड़ा? इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट आएगी वो हो सकता खुद ही ये बताए कि आपने कोई अपराध किया ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। इसलिए एफआईआर के लिखने के लिए यदि कोई आदेश हुआ तो ये क्या है? अंतर्वर्ती प्रकार का है, क्योंकि इससे आपके अधिकार ये कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है। हां, ये ठीक है कि जो पुलिस रिपोर्ट आएगी अन्वेषण के उपरांत ये भी सही हो सकती है और ये भी गलत हो सकती है। इसके बारे में भी संभव यह है कि पुलिस रिपोर्ट आनी चाहिए थी इसलिए आई है उस प्रारूप में जिस प्रारूप में वो रखी है, यानी आरोप पत्र आना चाहिए था, आरोप पत्र ही आया। अंतिम आख्या यानी फाइनल रिपोर्ट जिसे आप बोलते हैं वो आनी चाहिए थी, वही आई। और यह भी हो सकता है कि पुलिस रिपोर्ट गलत आई, साक्ष्य कोई नहीं मिला, यह साक्ष्य इतना नहीं मिला कि आपके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाता, लेकिन अन्वेषण अधिकारी ने फिर भी आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। और मजिस्ट्रेट महोदय वो जानकार ही होंगे इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। उन्होंने भी मामले पर सम्यक विचार किए बिना आपको आहूत कर दिया विचारण के लिए। अब डेफिनेटली आपके अधिकारों पर कुछ प्रभाव तो हो ही गया। अब मसला इतना नहीं है कि आपको दंड नहीं मिला, नो डाउट अभी विचारणा बकाया है, नो डाउट अभी आपको दंड नहीं मिला, लेकिन विचारणा एक कठोर प्रक्रिया है। विचारण के लिए नियत दिनांकों पर आपको उपस्थित होना होगा। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो हो सकता है आपको जमानत न भी मिले, और अगर बेलेबल भी है तो एक बार जमानत मिल जाएगी, लेकिन एक भी तिथि इस पर आप अनुपस्थित हो गए तो फिर 436 जो अब कितनी है 478 उसे भी पढ़ के आए हम लोग। वहां भी लिखा है कि दोबारा जमानत मांगना आपका हक होगा, पाना आपका हक उस मामले में भी नहीं होगा। तो मसला इतना आसान नहीं बचा। ये जो आदेश है आपके विरुद्ध विचारण के लिए आहूत किए जाने संबंधी, ये डेफिनेटली
आपको दोष सिद्ध नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये आपको कठिनाई में डाल रहा है, इसलिए इसे अंतर्वर्ती प्रकार का आदेश नहीं माना है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने, और इसे कैसे माना, मध्यवर्ती प्रकार का। लेकिन अंतर्वर्ती आदेश जब भी होते हैं तो उनका कोई प्रभाव आपके अधिकारों पर गंभीर नहीं पड़ता, ठीक है। तो अंतर्वर्ती प्रकार के आदेश यहां वर्णित किए गए, जो अगले सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें पिछली सीआरपीसी में धारा 460 और 461 कहा गया था, और जो अब वर्तमान में 506 और 560, ये अंतर्वर्ती प्रकार के, अंतर्वर्ती नहीं है, अंतर्वर्ती प्रकार के, ठीक है। और इन आदेशों को भी जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो दो बातें दिखाई देंगी। धारा जो 460 थी, जो वर्तमान में 506, वो लिखती है कि वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती, और पिछली सीआरपीसी में जो धारा 461 थी, जो 507 है, वो कहेगी कि अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं, और ये आपको याद ही करने पड़ेंगे 460 और 461 या 506 या 507, क्योंकि इसमें से प्री में सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं कि यह कार्रवाई को दूषित करेगा या कार्रवाई को दूषित नहीं करेगा। और कार्रवाई को दूषित करने का मतलब क्या हुआ कि कार्रवाई दूषित हो गई, इसलिए यह कार्रवाई खंडित होने योग्य है, और यदि दूषित नहीं हुई तो फिर भले ही अनियमितता हुई है, लेकिन इसके बाद भी कार्यवाही विखंडित नहीं होगी, क्योंकि अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती, ठीक है। तो दो प्रकार की इरेगुलरिटी दो सेक्शंस में कैटेगराइज की गई। दोनों इरेगुलरिटीज को जब हम लोग देखेंगे तो हमें एक चीज दिखाई देगी कि कार्यवाहियां जब दूषित होंगी तो जो अनियमितताओं का प्रकार होगा वो ऐसा होगा मानो मध्यवर्ती प्रकार का आदेश पारित किया गया हो। मानो, ये शब्द हमारे आप ध्यान में रखेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि मध्यवर्ती प्रकार, हम एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होगा कि उसका प्रभाव कुछ स्थायी प्रकार का होगा पक्षकार के अधिकार में, और जब कार्यवाहियों को दूषित नहीं करेंगी अनियमितताएं, तो वे अनियमितताएं ऐसी होंगी जिनका पक्षकारों के अधिकारों पर कोई गंभीर प्रभाव, ठीक है, हुआ है, ये माना नहीं जा सकता, ठीक है। तो गलती, जो गलती है, ठीक है, जो गलती का मतलब क्या हुआ, जो जानबूझकर नहीं की गई, क्योंकि अगर गलती जानबूझकर की गई तो फिर वो गलती नहीं है, उसे जानबूझकर की गई शरारत यह कहा जाता है। गलती का मतलब है अनजाने में हो गई, और अगर आपको पता लग गया कि गलती हो रही है और फिर भी आपने नहीं सुधारा, तो फिर गलती नहीं है, फिर तो जानबूझकर की गई शरारत है। गलती वही है जो अनजाने में हो जाए। अब अनजाने में एक चीज हो गई और पक्षकारों के अधिकारों पर उसका कोई गंभीर असर यह भी नहीं हुआ, तो कार्यवाही को खंडित करने की जरूरत ये किसी भी युक्तिसंगत मनुष्य को लगेगी ही नहीं। अरे भाई, गलती हुई, जानबूझकर नहीं की गई, और उसका
व्यक्ति के अधिकारों पर कोई असर, यह भी नहीं हुआ। ऐसा जिसे गंभीर कहा जा सके, तो फिर इस कार्रवाई को खंडित करने का कोई अर्थ ये बचता ही नहीं। अब या तो गलती जानबूझकर की गई हो तो कार्रवाई खंडित होनी ही चाहिए, चाहे पक्षकार के अधिकार पर कोई असर हुआ या पक्षकार के अधिकार पर असर नहीं हुआ, क्योंकि जानबूझकर गलती करने की इजाजत ये किसी को नहीं मिल सकती। और अगर गलती अनजाने में हुई है और उसका पक्षकार के अधिकार पर कोई असर नहीं हुआ, तो फिर कार्रवाई को खंडित करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। यही युक्ति संगत बात है। और गलती अनजाने में भी हुई लेकिन पक्षकार के अधिकार पर उसका गंभीर असर हुआ है, तो भले ही अनजाने में हुई लेकिन फिर भी कार्यवाही को खंडित होना चाहिए। ठीक है, नियम ऐसे ही होना चाहिए। और जो होना चाहिए नियम सदैव वही होता है। ठीक है, कानून क्या है? कॉमन सेंस। जैसे ईश्वर क्या है? आपका ही अंतिम विकास। आप जब अंतिम रूप से विकसित हो जाते हैं तो आप नहीं बचते, फिर जो बचता है वो ईश्वर ही है। ठीक है, इसीलिए कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक हम हैं तो इसका मतलब हम हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा अहंकार जीवित है, मेरे गुण जीवित हैं, मेरे दुर्गुण जीवित हैं, हमें महसूस हो रहा है हम हैं। तब तक हरि के होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब हरि है, मैं ना है। ठीक है, अब केवल हरि ही है, हम तो कहीं है ही नहीं। इसलिए अगर तुम अपमान कर रहे हो तो मेरा कर ही नहीं रहे, ना हमें बुरा लग रहा है। ठीक है, तुम जिसका कर रहे होगे, क्योंकि अब हरि है, मैं ना है। ठीक है, तो सवाल यह है कि जैसे आपका अंतिम विकास यही ईश्वरत्व है, आप ही ईश्वर में विकसित होते, ऐसे ही जो कॉमन सेंस है बस यही कानून होता है। लेकिन जैसे आप अपने आत्मस्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है, आपको अपने आत्मस्वरूप को पहचानने में जैसे कठिनाई है, ऐसे ही ठीक है, आपको अपने आत्मस्वरूप पहचानने में कठिनाई क्यों है? क्योंकि आपका अहंकार आपके आत्मस्वरूप के दर्शन कभी होने ही नहीं देता। आप चीजों पर ठीक से देख ही नहीं पाते। तो जब ठीक से देख ही नहीं पाते चीजों, तो कॉमन सेंस आप में जो होना चाहिए ठीक प्रकार से, वो कॉमन सेंस आप में कैसे होगा? वो तो बड़े लोगों में ही होगा। यानी जो होना चाहिए उसकी प्रतीति, उसका अनुभव किसे हो सकता है? जो ठीक आदमी है उसी को तो होगा जो होना चाहिए। और जो होना चाहिए उसका अनुभव आपको कैसे हो जाएगा? इसलिए आप कानून के विषय पर सोचते हैं तो गलत। लेकिन आप ऐसे लोग देखेंगे जिन्हें कानून के उपबंध की कतई कोई जानकारी ना होती, और आप उनसे पूछो कि चोरी क्या है, तो वो लगभग वही बता देंगे जो आईपीसी में लिखा है। ठीक है, क्योंकि कानून कभी कॉमन सेंस के विपरीत होता ही नहीं। यह अलग बात है कि आपका कॉमन सेंस नहीं, एक युक्ति संगत मनुष्य का कॉमन सेंस। ठीक है ना?
वो कानून होता है। ठीक है, तो जानबूझकर गलती करने की इजाजत ये किसी को नहीं मिल सकती। अगर आपने जानबूझकर गलती की है तो गलती नहीं, शरारत है फिर। ठीक है, और उससे व्यक्ति के अधिकारों पर असर पड़ा या नहीं पड़ा इससे मतलब ही नहीं। आपने जानबूझकर किया ना, तो फिर आप वो कार्यवाही विखंडित होगी। और आपने जानबूझकर नहीं किया, व्यक्ति के अधिकारों पर कोई विपरीत असर नहीं भी पड़ा, तो कार्रवाई क्यों विखंडित हो? आपने जानबूझकर नहीं भी किया लेकिन व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हुए विपरीत रूप से, तो खंडित होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के अधिकारों पर विपरीत असर ये तो हुआ ही है। आपने जानबूझकर किया या नहीं किया इससे मतलब ही कहां है। ठीक है, तो बेसिक जो थ्योरी इन दोनों सेक्शंस में ली गई है वो इसी बात की ली गई है कि चूंकि न्यायालय का समय कीमती होता है, मान लिया कोई इरेगुलरिटी हो भी गई और अनजाने में हुई, तो फिर कार्रवाई को विखंडित करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर जानबूझकर की गई तो विखंडित की जाएगी, क्योंकि फिर विखंडित न करने का जो अर्थ होगा वो आपको गलत की आदत डाल देना होगा। फिर आपको गलत की आदत लगेगी और आज आपने एक गलती की, कल फिर करेंगे आप, फिर तो शून्य होगा। लेकिन जानबूझकर की भी नहीं, व्यक्ति के अधिकारों पर कोई परमानेंट असर हुआ हो ऐसी भी बात नहीं, तो फिर इस अनियमितता के आधार पर कार्रवाई को शून्य करना यह तर्कसंगत नहीं लगता। हां, आपने जानबूझकर नहीं भी की, जानबूझकर की तब तो होगा ही होगा शून्य, जानबूझकर नहीं भी की लेकिन व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हुए विपरीत रूप से, और वो प्रभाव कुछ परमानेंट प्रकृति का है, कुछ स्थायी प्रकृति का है, तो फिर कार्यवाही को शून्य करना ही होगा। बस यही जिस्ट है इन दोनों सेक्शंस का। अब सेक्शन देखें क्या कहता है। वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती। अब जरा शब्द पढ़ने शुरू करें। कहता है यदि कोई मजिस्ट्रेट, इसका मतलब ये सेक्शन सेशन कोर्ट को लागू नहीं हो रहा। ठीक है ना, पहली बात उसने कही यदि कोई मजिस्ट्रेट, क्योंकि इस सेक्शन में जितनी बातें लिखी हैं वो सारी की सारी बातें जब पिछली सीआरपीसी आप याद करेंगे तो मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाने वाले कृत्यों से संबंधित। तो धारा 506 या 460 इसका कोई संबंध सेशन कोर्ट से नहीं है, और इसीलिए बार बार कहते हैं कि बेयर सावधानी के साथ और धीमे धीमे। बेयर कोई बहुत जल्दी पढ़ने लायक चीज नहीं होती, बहुत धीमे धीमे इसको पढ़ना चाहिए, तभी इसके अर्थ निकल सकते और तभी इसमें जो कुछ अंतर्निहित है उस तक ध्यान जाता है। कहता है यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, विधि द्वारा सशक्त है तो बात ही खत्म हो गई। व्हेन ही इज लीगली empowered टू डू समथिंग एंड ही हैज डन दैट थिंग, देन व्हाट इज द ऑब्जेक्शन? तब तो कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। भाई विधि द्वारा वो सशक्त था कुछ करने को, उसने वही किया, तो आपत्ति की बात ही क्या है? तो मतलब ही नहीं। ऑब्जेक्शन तो तभी आएगा when he has done something for which he is not, ठीक है, empowered by law, तभी दिक्कत आएगी। तो उसी स्थिति की बात कर रहा है कि जब कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है,
गलती से सद्भाव पूर्वक, दो शब्द उसने कहे, गलती से सद्भाव पूर्वक, ठीक है। और ये शब्द तभी संतुष्ट माने जाएंगे जब गलती हो लेकिन सद्भाव पूर्वक। और सद्भाव का मतलब क्या होगा? वही जो आईपीसी में लिखा है, क्योंकि धारा 2 याद कर लेंगे, उसमें लिखा था जो शब्द और पद यहां परिभाषित नहीं है उन शब्दों और पदों के वे ही अर्थ ग्रहण किए जाएंगे जो आईपीसी में उन्हें दिए गए। और आईपीसी में जो धारा 52 थी पुरानी, उसमें सद्भाव पूर्वक को परिभाषित किया। अब धारा बदल गई होगी, 3 में होगा, क्योंकि उसी में अब डेफिनेशन क्लास आ गया है। और सद्भाव पूर्वक को परिभाषित करते हुए कहा कि सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी, इससे जब कोई काम नहीं किया जाता तो वो सद्भाव पूर्वक किया हुआ नहीं कहा जाता। निगेटिवली डिफाइन किया था, ठीक है, सद्भाव। क्योंकि पॉजिटिवली बताया जाना संभव नहीं। जब कुछ सकारात्मक ढंग से बताया जाना संभव नहीं होता, तब नकारात्मक परिभाषा दी जाती है। जैसे हिंदू मेथोडोलॉजी में वेद जो ईश्वर को डिफाइन करता है, वो कहता नेति नेति। नेति नेति का मतलब ये हुआ ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ईश्वर को सकारात्मक रूप से डिफाइन किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। अगर आप कहें ईश्वर प्रकाश है तो अंधकार में फिर कौन है? ठीक है, ईश्वर अंधकार भी है, अंधकार भी तो उसी का है, अंधकार तुमने तो नहीं बना दिया। अगर आप कहें अंधकार है तो प्रकाश, ठीक है, वो किसका है? अगर आप कहें अंधकार और प्रकाश दोनों है, ठीक है, तो ये बात स्वयं में कॉन्ट्राडिक्टरी और बेवकूफी से भरी लगती है। आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर आदमियों में है, अगर आदमियों में तो महिलाओं में कौन है? आप ये भी नहीं कह सकते ईश्वर महिला, ठीक है, महिलाओं में है, फिर आदमियों में कौन है? आप ये भी नहीं कह सकते कि महिला और पुरुष में, फिर वृद्धों में कौन है, बच्चों में कौन है, फिर पेड़ों में कौन है, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि ईश्वर क्या पेड़ों में, तो कहना पड़ेगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आप पॉजिटिवली ईश्वर को परिभाषित कर ही नहीं सकते, इसलिए नकारात्मक परिभाषा देनी पड़ती है कि ईश्वर सिर्फ आदमी नहीं, ईश्वर सिर्फ महिला नहीं, ईश्वर सिर्फ बच्चा नहीं, ईश्वर सिर्फ पेड़ तक सीमित नहीं, ईश्वर सिर्फ पत्थर तक सीमित नहीं। उसका विस्तार सब जगह पर है, ऐसे ही बोलना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है। तो जब चीजों को सकारात्मक ढंग से परिभाषित करना संभव नहीं होता तो नकारात्मक परिभाषा दी जाती। इसीलिए वो कहता है काम सद्भावना पूर्वक किया गया नहीं कहा जाता जब वो सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी से न किया गया हो। अब सम्यक शब्द लग जाने के कारण से ये गड़बड़ पैदा हो जाती है, क्योंकि एक समय में जितनी सावधानी का प्रयोग सम्यक माना जाएगा, दूसरे समय में उतनी ही सावधानी का प्रयोग असम्यक माना जाएगा, ठीक है ना। अगर आप रेगिस्तान में हैं तो जिस किस्म का पानी पी लेना सम्यक माना जाएगा, उचित माना जाएगा, जब आप गंगा के किनारे हैं तब उस ढंग का पानी पी लेना सम्यक नहीं माना जाएगा, ठीक है। सम्यक की डेफिनेशन परिस्थितियों में बदलती है, इसको यूनिवर्सली डिफाइन नहीं हो सकता कि सम्यक क्या है, ठीक है। सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी,
जितनी सतर्कता और जितनी सावधानी मजिस्ट्रेट के ऊपर जो वर्कलोड था, ये जिस समय उसने ये गलती की इस धारा में वर्णित, उस समय जो परिस्थितियां मौजूद थी, उन्हें देखते हुए अगर वो गलती सम्यक लगती है, ठीक है, या जितनी सावधानी बरतनी जरूरी थी उतनी सावधानी उसने बरती थी, वर्कलोड देखते हुए, वर्कलोड बहुत ज्यादा था, उसे तुरंत डिसीजन करना था, उसे पेश कर जरा एक बार देख लो इसको, ठीक है, या किसी का देख लो इसको, और उसने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, सिग्नेचर बना दिया। ये सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी उस परिस्थिति में मानी जा सकती है, लेकिन मुकदमा ही कोई नहीं था, एक ही फाइल थी, वो भी तुमने कहा कि तुम पढ़ लो, तो तुम तो अकर्मण्य हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहते। तो कहता है कि जब कोई सद्भाव पूर्वक गलती करता है और गलती निम्नलिखित कोटियों में से किसी एक प्रकार की है, ठीक है, तो यह गलती कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती। और कचहरी में जो हर बात पर प्रार्थना पत्र दिया जाता है लिखकर, वो इसी कारण दिया जाता है कि अगर आप गलती करें तो बाद में ये सद्भाव का तर्क आप उठा न सकें, क्योंकि सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी से अगर आप काम नहीं कर रहे तो फिर काम आपने सद्भाव पूर्वक किया ये माना ही नहीं जाएगा। जब हम एप्लीकेशन देकर ये कह रहे हैं कि ये काम गलत है जो आप करने जा रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते, तब तो आप कानून देख लेते, तब तो आप एक बार ध्यान दे लेते, तब कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण से आपने तब भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो फिर अब यह गलती दुर्भावना पूर्वक है, सद्भावना पूर्वक नहीं है। और गलती जैसे ही दुर्भावना पूर्वक आई, बस अब वो निम्नलिखित प्रकार की भी है तो भी कार्रवाई शून्य हो जाएगी। इसी वजह से कचहरी में हर चीज के लिए एप्लीकेशन ये दे दी जाती है, और अगर आपने नहीं दी तो कहेंगे हम तो बोनाफाइडली का हिंदी सद्भावपूर्वक, हमसे ये गलती जरूर हुई, बट आई हैव कमिटेड दिस रॉन्ग बोनाफाइडली। और फिर अगर निम्नलिखित प्रकार की गलती है वो, तो फिर वो कार्रवाई को विखंडित करती है नहीं। और अगर आपकी एप्लीकेशन आ गई तो ऑल्दो दे आर सेइंग दैट आई हैव कमिटेड दिस रॉन्ग बोनाफाइडली, आफ्टर दैट, ठीक है, जो प्रोसीडिंग है उसको विखंडित किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कहता है विधि द्वारा गलती से सद्भाव पूर्वक उस बात को करता है तो उसकी कार्रवाई को केवल इस आधार पर कि वह ऐसे सशक्त नहीं था अपास्त नहीं किया जाएगा, यानी केवल इस आधार पर, और कोई कारण जुड़ रहा है, ठीक, उसने गलती बोनाफाइडली की, सद्भाव पूर्वक की, ठीक है, लेकिन और गलती निम्नलिखित प्रकार की भी है, लेकिन उसके कारण से पक्षकारों की स्थिति में कोई ऐसा परिवर्तन आ रहा है जिस परिवर्तन को बनाए रखना उचित नहीं लगता, ठीक है। आपने एफआईआर आगे लिखा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जो इस प्रकार सशक्त नहीं है अन्वेषण का आदेश कर देता है, ठीक है, तो अन्वेषण का आदेश आपने कर दिया, ये बात ठीक है, ठीक है, कि इससे मेरे अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव फाइनली पड़े ऐसा नहीं होगा, और आपने गलती से कर भी दिया, सद्भावपूर्वक कर भी दिया, लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारा कैंडिडेचर ये प्रभावित हो रहा है विपरीत रूप से, ठीक है। अगर हमने मेरे खिलाफ एफआईआर है तो हम चुनाव लड़ने से रुकेंगे नहीं,
लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके नाते हमें एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। ये क्यों एफिडेविट देना पड़ेगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 19 हम बताएंगे तब इसके कारण बताएंगे। लेकिन मोटे में आप समझे कि एक एफिडेविट हमें देना पड़ेगा और चुनाव आयोग की साइट पर प्रकाशित किया जाएगा कि हम, ठीक है, एक अपराध में लिप्त होने के आरोप से आरोपित, और इसके कारण से मेरे चुने जाने के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उन पर असर आ सकता है। अब केवल इतनी बात नहीं है कि एक अशक्त मजिस्ट्रेट ने मेरे विरुद्ध अन्वेषण का आदेश दिया है, केवल इतनी बात नहीं है। केवल इतनी बात होती तो बात अलग थी। अब इसके साथ एक और बात जुड़ गई है, जैसे हमने सुबह भी कहा है कि केवल लिंग के आधार पर महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जब बट फॉर सेक्स ये टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा तब महिलाओं को रिजर्वेशन या उनके पक्ष में कोई विशेष उपबंध ये किए जाएंगे, क्योंकि केवल लिंग इस पर तो मना है। ठीक है, इस बट फॉर सेक्स इस टेस्ट को सेटिस्फाई करना ही होगा। और जब हमने 15(3) पर बात की थी तो आपसे कहा कि बट फॉर सेक्स इस टेस्ट का मतलब है कि जब किसी सिचुएशन में कोई महिला सिर्फ महिला होने के कारण खराब दशा में है, तब इस प्रकार के विशेष उपबंध किए जा सकते हैं कि अमुक चीज या अमुक सुविधा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। जैसे हमने कहा था, टिकट खिड़की पर टिकट समान अवसर के साथ प्राप्त करना किसी महिला के लिए संभव है ही नहीं। किसी महिला का अर्थ यह नहीं कि तुम हॉलीवुड की कोई हीरोइन बताओ, ठीक है, उनकी बात नहीं चलती। मेट्रोज में जो महिलाएं रहती हैं उनकी बात नहीं चल रही है। उन महिलाओं की बात चल रही जो देश के 80% स्थानों में निवास करती हैं। वो पुरुषों के साथ लाइन में लगकर कभी टिकट ले ही नहीं सकती, इसलिए वो व्यवस्था अलग करनी ही होगी, क्योंकि बट फॉर सेक्स इस टेस्ट के कारण दिक्कत आ गई। ठीक है ना? तो सवाल यह है, केवल लिंग इस पर नहीं होगा। ऐसे यहां कह रहा है कि केवल इस आधार पर कि मजिस्ट्रेट इस प्रकार सशक्त नहीं था, अगर गलती है सद्भावपूर्वक है और केवल इतनी सी बात है कि आप जो कमी बता रहे हो वो सिर्फ इतनी कि मजिस्ट्रेट इस प्रकार सशक्त नहीं था, तो निम्नलिखित बातों के लिए कार्यवाही शून्य नहीं की जाएगी। हां, इसके साथ कोई बात जुड़ गई तो फिर बात अलग भी हो सकती है। ठीक है, देखें नीचे क्या कहता है। कहता धारा 97 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। भाई सर्च वारंट जारी हो गया तो नो डाउट आपके ऊपर असर पड़ा है। इस सर्च वारंट के आधार पर आपके घर की तलाशी होगी और आपकी प्राइवेसी डेफिनेटली भंग होगी। लेकिन यहां ध्यान रखने योग्य यह भी है, ठीक है, क्या लिख के आ रहा है, लेकिन यहां ध्यान रखने योग्य यह भी है कि अगर वो मजिस्ट्रेट जो इस प्रकार सशक्त था वो भी सर्च वारंट जारी करता है तो उन्हीं मर्यादाओं के अधीन जारी करता है या उन्हीं बातों का ख्याल रख के जारी करता है जिन बातों और मर्यादाओं का ख्याल रखकर इस मजिस्ट्रेट ने जारी किया। क्योंकि इस मजिस्ट्रेट ने भी जारी तो सीआरपीसी में ही किया, जारी तो बीएनएसएस में ही किया।
तो बीएनएसएस या सीआरपीसी जिन उद्देश्यों के लिए, जिन परिस्थितियों में तलाशी वारंट जारी करने की इजाजत देती है, ठीक है, इसमें भी आखिर किया तो उन्हीं मर्यादाओं के अधीन होगा। तो जो मजिस्ट्रेट है जिसने सर्च वारंट जारी किया, उसने ये ठीक है कि वो लॉ से इंपावर्ड नहीं था, ये सही है, उसे जुडिक्शन नहीं था, ठीक है, जारी करने का, लेकिन उसने उन मर्यादाओं का ध्यान तो रखा ही होगा, ठीक है, जिन मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए वो मजिस्ट्रेट जारी करता है जो विधि द्वारा इस प्रकार सशक्त था। और सर्च वारंट जारी हो जाने से आखिर आपको क्या नुकसान हुआ है? हां, सर्च वारंट जारी होने से कुछ अतिरिक्त नुकसान हो गया, तब तो कार्रवाई विखंडित हो ही जाएगी। उसने क्या लिखा? केवल इस आधार पर विखंडित नहीं होगी। तो इफ यू आर एबल टू प्रूव something more than the, ठीक है, issuance of search warrant, अगर आप इससे ज्यादा कुछ बता सकने की हैसियत में है तब तो शून्य हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपकी बात केवल यहीं तक सीमित है तो फिर कार्यवाही के शून्य करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। और ठीक यही बात उसने कहा, किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 174 के अधीन आदेश दे देना। अरे भाई, अन्वेषण करने के लिए ही तो आदेश दिया, और तो कुछ किया नहीं, केवल अन्वेषण का आदेश दे दिया। इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? अगर हो गई और भी कोई बात हो गई तो बताइए, फिर तो हम राजी हैं कि केवल इस आधार पर, हम इस पर राजी नहीं। लेकिन इफ यू आर एबल टू प्रूव कि कुछ और भी घटित हो गया तब तो हम राजी हैं। लेकिन कुछ भी और नहीं हुआ, गलती भी हुई है, वो भी सद्भावपूर्वक हुई है, और कुछ अतिरिक्त हुआ नहीं, तो आपके विरुद्ध अन्वेषण हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? और उसने अन्वेषण के लिए जो आदेश दिया होगा वो केवल इस बात को छोड़कर कि वो सशक्त नहीं था विधि द्वारा, बाकी जो सुरक्षाएं या बाकी जो प्रक्रिया दी गई कि पुलिस अधीक्षक के पास आप पहले गए या नहीं गए, बाकी बातों का तो ख्याल उसने रखा ही होगा। और नहीं रखा तो फिर केवल इस आधार पर ये शब्द संतुष्ट नहीं होते। या तो आप ये बताओ कि भाई बाकी चीजें भी ख्याल नहीं रखी, इस बात के लिए अन्वेषण के लिए आदेश होने नहीं चाहिए, क्योंकि अन्वेषण के लिए आदेश कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूरत में होता है, ये नॉन कॉग्निजेबल है। हम लोग पढ़ के आए बीएनएसएस और सीआरपीसी, कुछ मामलों में कहती केवल परिवाद पर ही संज्ञान होगा। ये ऐसा मामला था जिसमें परिवाद पर ही संज्ञान होना था, अन्वेषण का आदेश कर दिया। कुछ तो बताइए, और जब आप कुछ भी नहीं बता सकते तो केवल इस कारण से शून्य क्यों कर दिया जाए? ठीक है, शेष आगे भी कहता है धारा 196 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना, जो पहले धारा 176 थी, उसके अंदर मजिस्ट्रेट, उसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट इंपावर्ड है। मृत्यु समीक्षा, जिसे आप पंचनामे की कार्यवाही कहते हो कचहरी भाषा, ठीक है ना। तो ये पंचनामे की कार्यवाही, उसमें मृत्यु समीक्षा करनी है, क्योंकि पंचनामे की कार्यवाही आप पढ़ोगे कचहरी में तो वो लिखा होता है कि हम पंचों की राय में मृत्यु का कारण जानने के लिए इस शव का पोस्टमार्टम करा लिया जाए। तो मृत्यु की समीक्षा जो आप करेंगे तभी तो इस निष्कर्ष पर आएंगे कि मृत्यु का कारण नहीं पता लग रहा, क्यों मरा व्यक्ति। और कुछ स्थितियां वहां दी गई हैं, सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे 176 और जो वर्तमान में 196 हो गई। जैसे किसी पशु ने हत्या की है, किसी मशीनरी में फंसकर हत्या हुई, कोई महिला है जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में खत्म हुई है, दुर्घटना का शिकार कोई व्यक्ति हुआ है, तो मृत्यु समीक्षा होगी। और उसमें अगर लगता है कि क्या होना चाहिए,
मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम वगैरह होना चाहिए तो होगा। तो मृत्यु समीक्षा अगर किसी ने कर ली, इसमें ऐसी क्या बात होगी, केवल इस कारण से, ठीक है, कोई भी कार्रवाई शून्य नहीं की जाएगी। और शेष भी इसी प्रकार की। कल हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए